हाँ तो बच्चों, कल इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने लाइन एंड एंगल्स के बाद एंगल्स के टाइप ये पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं कि लाइंस के आज जो टॉपिक होगा लंब व समांतर रेखाएं, यानी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है और कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन यदि थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस ये हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लंब, यानी पहले हम पढ़ेंगे लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लंब रेखाएं। आप लोगों ने राइट एंगल पढ़ा है और अगर हम आपको ये रिजु कोण 180 का बना दें, रिजु कोण था, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पर कोई एंगल बनता है और इसमें हम इसको दो बराबर भागों में यदि हम डिवाइड कर दें, ओ ए बी सी, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है। तो अगर हम इसको कहें कि लंब रेखा क्या है, तो BC के लंब है AO। BC के लंब क्या है? AO। यानी लंब रेखा हमेशा अपने नीचे वाली रेखा के लंबवत होती है। अब इसके हम उदाहरण कई दे सकते हैं आप लोगों को, कई उदाहरण आपको हो सकते हैं। आप जैसे ब्लैक बोर्ड की तरह, जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड है माना कि, ठीक है, ये आपका ब्लैक बोर्ड बना दिया। अब ब्लैक बोर्ड में एक साइड ए हो गई, एक साइड ए हो गई, तो निश्चित है कि इसके ए क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अगर इसमें हम ए बी सी नाम दे दें, ABCD, तो BC के परपेंडिकुलर क्या होगी? AB, या AB परपेंडिकुलर BC। ठीक है, AB परपेंडिकुलर BC। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे हमारा आप ये डेस्टर देख रहे हैं, तो डेस्टर में ए वाली साइड, ठीक है, ए वाली साइड और ए वाली साइड, ठीक है, या ऐसे में ले लें तो इस साइड को और इस साइड को, जे यहाँ जो बीच में जो एक साइड नीचे से हो गई, एक साइड ऊपर हो गई, तो जे एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का आ रहा है, तो जे साइड इस साइड की परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इन्हें हम लंब रेखाएं कहते हैं। तो लंब रेखा की अगर हम डेफिनेशन पर आ जाएं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या हैं, तो लंब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है, लंब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल्स
बनाती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया ना। वे रेखाएं, अगर हम कई उदाहरण घर पे भी देख सकते हैं। आप अपने कमरे में जहाँ बैठे हैं, कमरे का देख लीजिए, जो आपके कमरे में जो 4 कोने पड़ रहे हैं, चारों कोनों में एक कोने वाली रेखा ऊपर जाएगी दीवार और एक नीचे जाएगी, तो उसको भी हम उन दोनों की, उसको भी हम क्या कहेंगे, कोने वाली जो साइड अगर ऊपर जा रही है और नीचे हो जा रही है तो निश्चित है वो एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। बिल्कुल क्लियर हो गया ना। और इन दोनों रेखाओं के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण, राइट एंगल बनता है। तो वे रेखाएं लंब रेखाएं वे रेखाएं कहलाती हैं। डेफिनेशन यदि इसकी हम लिखना चाहें, वे रेखाएं जो एक दूसरे के साथ नब्बे अंश का या 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। वे रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे और चित्र हमने बना दिया है, उदाहरण भी आप लोगों को कई दे दिए हैं। इसके अलावा भी आप अपने मन में 2-3 उदाहरण और सोचेंगे और सोच के अगर कमेंट्स बॉक्स में लिखना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, या हमसे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं कि हमने सर वो ये 2 और इसके एग्जाम्पल सोचे हैं। ठीक है। तो लंब रेखाएं आप क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ठीक है। समांतर रेखाएं। अब आप लोगों ने कभी रेल पे यात्रा की है तो रेल की पटरी देखी है। रेल की पटरियां कैसी जाती हैं, दोनों के बीच में बराबर डिस्टेंस होता है रेल की पटरियों के बीच में। या बुक, जैसे ये बुक है, इस बुक्स के दोनों साइड्स, दोनों किनारे, अगर हम ये वाला किनारा और ये वाला किनारा देखें तो इन दोनों किनारों की जो बीच की डिस्टेंस यहाँ है वही बीच की डिस्टेंस यहाँ है। तो ये किताब के 2 किनारे, चाहे इस साइड से देख लें तो इन 2 किनारों को देख लें, और अगर इस साइड से देख लें तो इन 2 किनारों को देख लें। चाहे ये 2 किनारे देख लो और चाहे ये दोनों किनारे देख लो। अगर इन दोनों को देख रहे हैं तो ये वाली बीच की दूरी, इनकी एक जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। तो बुक्स के दोनों किनारे। ठीक है। और भी कई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आपकी ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड बना है, वाइट बोर्ड बना है, तो उसके दोनों साइड्स। ठीक है। तो कुछ समझ में आया। समांतर रेखाएं, वे रेखाएं, समांतर रेखाएं
निष्कर्ष पर हम जब पहुँचे तो वे रेखाएं, जैसे माना कि एक एल लाइन है और एक एम लाइन है, ये पैरेलल कब होंगी? जब इनकी बीच की डिफरेंस, बीच की जो डिस्टेंस है वो दूरी बराबर होगी। ठीक है, बीच की दूरी क्या होगी? सदैव बराबर होगी। जैसे रेल की पटरियां हैं तो दोनों पटरियों की जो बीच की डिफरेंस है वो सदैव बराबर होती है। ब्लेड के दोनों किनारे, या किताब के अभी हमने बताए, या इसी के समझ लो जो हम डेस्टर लिए हैं, डेस्टर के दोनों किनारे। अब डेस्टर के दोनों किनारे यदि इनसे मिलाती हुई हम लाइन खींचें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है सदैव बराबर रहता है ना बराबर। तो इसीलिए समांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं, निष्कर्ष पर जो पहुंचे हैं, मान लिया हमने कि दो एल और एम, दो हमने रेखाएं खींची। कैसी खींची? कि इनकी बीच की दूरी सदैव बराबर है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं कहलाती हैं जिनकी बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। और इसीलिए तो रेल की पटरी कभी आपस में मिल नहीं सकती। दो किनारे यानी आपस में समांतर रेखाएं यदि पैरेलल हैं तो आपस में वो कहीं भी, चाहे आदि से आ रही हैं और एंड पॉइंट तक, दो पैरेलल लाइंस कभी आपस में मिल नहीं सकती हैं। दोनों की दूरी सदैव बराबर रहेगी, दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि दोनों की रेखा, दोनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि वे रेखाएं जिनकी दूरी, बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। राइट। अब कुछ हम समांतर रेखाओं को लेकर के आगे चलते हैं और माना कि आपकी एल और एम दो पैरेलल रेखाएं हैं। राइट, एल और एम दो पैरेलल रेखाएं हैं और एन एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसको गौर से सुन लो। एल और एम दो पैरेलल रेखाएं हैं, यानी पैरेलल को हम जब लिखते हैं, जैसे लिखेंगे एल एल पैरेलल एम। ठीक है, और एन जो है एक हमने ये लाइन ली है जो कि इन दोनों लाइन को क्रमशः P तथा Q, P तथा Q बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। P तथा Q बिंदु पर दोनों ये जो आपकी
ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको हम हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यह तिर्यक रेखा एन एल एम समांतर रेखाओं को क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस प्रकार से गौर से देखिए, देखो 1 2 3 4 4 एंगल यहाँ बन गए, 5 6 7 8 और 4 एंगल क्यू बिंदु पर बन गए। 4 एंगल क्यू बिंदु पर बन गए और 4 एंगल पी बिंदु पर बन गए। बन रहे हैं ना? ठीक है। तो क्या हुआ, हमारी एल एम दो समांतर रेखाएं थी, एन एक तिर्यक रेखा है जो कि एल और एम को क्रमशः पी तथा क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इनके द्वारा कुल 8 कोण बनते हैं। 4 कोण बने आपके पी बिंदु पर और 4 कोण बने आपके क्यू बिंदु पर। ठीक है। तो इस प्रकार से अब इन एंगल्स में क्या संबंध होता है जी, आप इसको थोड़ा सा गौर से इसको समझेंगे। ठीक है। इसमें जो आपके बाहर वाह्य कोण, वाह्य कोण बाह्य कोण कौन, यानी बाहरी कोण, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन दिख रहे हैं? 1 2 और 7 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये आपके एक्सटीरियर एंगल हो गए, यानी बाहर के कोण हो गए। ठीक है। और अगर हम अंतः कोण पर आ जाएं, इनर एंगल, अंतः कोण, इसको हम इनर एंगल कहते हैं। तो अंदर साइड, इन दोनों लाइंस के अंदर कौन कौन से एंगल बने हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। राइट। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये आपके वाह्य कोण हो गए और ये अंतः कोण हो गए। पहले इतना लिख लीजिए आप, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। ओके। बाह्य कोण कौन कौन से हो गए? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। अंतः कोण कौन कौन से हो गए? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये आपके एक्सटीरियर एंगल हो गए। और अंदर वाले दो जो समांतर रेखाओं के अंदर बने हैं वो इनर एंगल हो गए। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं संगत कोण। संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। एक दूसरे के संगत कौन कौन से कोण हैं? इसमें कुल 8 कोण हैं। तो 8 कोण में आप देख रहे हैं एंगल 1 के संगत एंगल 5 है, एंगल 1 की संगत एंगल 5 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 की संगत एंगल 8 है, एंगल 2 के संगत एंगल 7 है और एंगल 3 के संगत एंगल 6 है। एंगल 2 के संगत एंगल 6 और एंगल 3 के संगत एंगल 7। राइट। तो
इसमें 4 जोड़े बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहला जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है वो है एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 8, राइट। दूसरा हो गया एंगल 8, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1 के संगत एंगल 5 और एंगल 4 के संगत हो जाएगा एंगल 8। इधर एंगल 2 के संगत एंगल 6 और एंगल 3 के संगत एंगल 7। ठीक है, इन कोणों को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं या संगत कोण कहते हैं। आगे समझ में, एंगल 1 के संगत है एंगल 5, एंगल 4 के संगत हो गया एंगल 8, एंगल 2 के संगत हो गया एंगल 6 और एंगल 3 के संगत हो गया एंगल 7, यानी संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। आगे समझ में क्लियर हो गया। और अब इसके बाद आ जाइए एकांतर अंतःकोण। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट भी आप बराबर करते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके बाद हम देखते हैं एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट एंगल। एकांतर अंतःकोण, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अंतः भी होना चाहिए, मतलब इनर भी होना चाहिए, और एकांतर अल्टरनेट तो 3 के अल्टरनेट एंगल 5, अंदर भी है यानी अंतः भी है और अंतः के साथ साथ अल्टरनेट भी है। 3 एंगल, पहला पेयर क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो एंगल 3 के अल्टरनेट एंगल हो गया एंगल 5 और सेकंड एंगल 4 के अल्टरनेट हो गया एंगल 6। इनको हम एकांतर अंतःकोण या अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, ठीक है, राइट। समझ में आ गया। तो आपने पैरेलल लाइंस का जो हमने बताया, 2 समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार से वह पहली रेखा को यदि P बिंदु पर, दूसरी रेखा को यदि Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार से 4 बने कोण होते हैं। इन 4 वहाँ बने 4 यहाँ, कुल 8 कोणों में आपस में एक रिलेशन होता है। वो हमने तुम्हें चारों रिलेशन बता दिए हैं। एक तो पहला एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण बता दिए हैं, इसके बाद इनर एंगल्स के बाद आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद फिर अल्टरनेट एंगल्स। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसमें जो एक्सरसाइज होगी वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसके बाद हम पैरेलल लाइंस के बाद आपको बढ़ाएंगे। कल जैसी चर्चा हुई थी पिछले विकल्प उसमें कि अब हम आप लोगों को मतलब त्रिभुज पर लेकर के चलेंगे, लेकिन चूंकि त्रिभुज में कई ऐसी थ्योरम्स थी या त्रिभुज की कुछ ऐसे नियम थे उसमें कि उसमें हमें पैरेलल लाइंस का भी यूज होना था, और 6th क्लास में लाइन एंड एंगल्स के बाद पैरेलल लाइंस ही दी गई हैं। तो उसी क्रम से हमने आपको आज के इस वीडियो में पैरेलल लाइंस के बारे में और परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया है।
अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि इसी में दे दिया कि एंगल 1 बराबर 60 डिग्री, तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 का मान ज्ञात करो। दिया क्या है? दिया है एंगल 1 = 60, ठीक है। एंगल 1 का मान 60 डिग्री दिया है और हमें एंगल 2, 3 और 4 का मान ज्ञात करना है। माना कि ये पहला हमने आपको क्वेश्चन दिया है, ध्यान से नोट कर लो। कोण 1 का मान इसी चित्र में, इसी चित्र के अनुसार कोण 1 का मान यहां पर बिल्कुल छोटा सा उदाहरण हम लेके चल रहे हैं। कोण 1 का मान 60 डिग्री दिया है, राइट। अब हमें एंगल 2 का भी मान ज्ञात करना है, कितने का होगा। एंगल 3 का मान भी ज्ञात करना है, कितने का होगा। और एंगल 4 का मान भी ज्ञात करना है, कितने का होगा। है ना आसान? कर लेंगे ना आप लोग? बिल्कुल कर लेंगे। देखो फिर भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो दिया क्या है? एंगल 1 = 60। तो एंगल 1 और एंगल 3 इसमें आपस में क्या संबंध है? कल हमने कोणों के प्रकार बताए थे और कोणों के प्रकार में आपको हमने पढ़ाया था शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताया था। इस प्रकार से इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे यदि दो लाइन आपस में किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एंगल 1 = एंगल 3, एंगल 2 = एंगल 4, जी हमने बताया था शीर्षाभिमुख कोण। तो उस नियम से अगर एंगल 1 60 है तो एंगल 3 भी 60 हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्लियर है? अब आता है एंगल 2 का मान कैसे ज्ञात करें। तो आपको हमने बताया था संपूरक कोण। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है एल एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें ये दो एंगल बन रहे हैं 1 और 2। 1 बन रहा है माना कि 60, तो 2 कोण हमें ज्ञात करना है। तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? सोचो, स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का कोण बनता है? शाबाश, 180 का। 180 का कोण बनता है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? संपूरक हैं। तो 60 डिग्री का संपूरक क्या होगा? यानी 1 कोण का संपूरक 2 होगा। जब दोनों कोणों का फल 180 अंश है तो ये दोनों कोण संपूरक हो गए, यानी 180 डिग्री के हो गए। जब इनका सम यानी योग 180 डिग्री है तो हमें एंगल 2 का मान ज्ञात करना है। तो एंगल 2 का मान हम कैसे? एंगल 3 तो आपका ये हो गया एंगल 1, इसको कैसे लगाएंगे? एंगल 1 = एंगल 3। क्यों? यहां लिखना पड़ेगा कि ये दोनों किस कंडीशन से आपने बराबर किए। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसीलिए हमने इनको आपस में एंगल 1 = एंगल 3 हो गया। तो जब एंगल 1 की जगह कितना रख दिया? 60, तो एंगल 3 का वैल्यू कितनी आ गई? 60। एक आंसर हमारा निकल गया, ठीक है। एंगल 3 का मान 60 हो गया। अब हमें निकालना है एंगल 2 का मान, ठीक है। तो एंगल 2 एंड एंगल 1 जी क्या है? चूंकि दोनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं, ये दोनों संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण है ना, हमने बताए थे कल आपको। तो एंगल 2 = हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1। तो 180 माइनस 60, तो एंगल 2 का मान हो गया 120।
डिग्री। ठीक है, राइट। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। एंगल 3 का मान हो गया 60 और एंगल 2 का मान हो गया 120 डिग्री। अब हमारा रह गया 3 का मान आ गया, 2 का आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल 4 का मान। तो गौर से देखो, एंगल 2 और एंगल 4 को, दोनों को गौर से देखो। फिर से वही रूलिंग आ रही कि नहीं आ रही? किसकी? शीर्षाभिमुख कोण की। ठीक है, तो एंगल 2 = एंगल 4, राइट, शाबाश। तो इस प्रकार से एंगल 2 = क्या हो जाएगा? यहां हम दिखाएंगे एंगल 2 = एंगल 4। क्यों? ये भी कारण लिखेंगे यहां। ये भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, जब शीर्षाभिमुख कोण हैं तो आपस में ये क्या होंगे? बराबर हैं। जब एंगल 2 का मान 120 है तो एंगल 4 का मान भी 120 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से एक आंसर ये हो गया। तीनों आंसर आ गए। एंगल 3 का मान 60 डिग्री आंसर, एंगल 2 का मान 120 डिग्री आंसर, और एंगल 4 का मान भी 120 डिग्री आंसर हो गया। तो हमें जो दिया था, सिर्फ एक मान दिया था एंगल 1 का, और हमने तीन की वैल्यू निकाल ली है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अभी तो हमने सिर्फ एक कोण का मान दिया था और हमने उसके शेष तीनों कोण, एक ही बिंदु के तीनों कोण ज्ञात कर लिए हैं। अब यदि दूसरा क्वेश्चन यदि आपको दे दिया जाए, इनमें से 8 कोणों में से किसी एक कोण की वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि उन 7 कोण, 8 कोण बन रहे ना, 4 हैं, तो उन जो शेष बचे हैं, एक कोण का, किसी का भी एक कोण का मान दे दिया और कहा जाए कि हमें शेष जो 7 कोण हैं उनके मान ज्ञात करो। ज्ञात कर लोगे? अच्छा, प्रॉब्लम आएगी तो ठीक है, हम अभी आप लोगों को जो है बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लिया यदि साथ में तो ठीक है, ओके है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो इसकी एक्सरसाइज दी गई है और पूरी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। जो इसका दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उस क्वेश्चन पर हम आप लोगों को ले चलते हैं। अभी हमारा एक एंगल का मान दिया गया था और हमने शेष एक ही बिंदु के शेष 3 कोण ज्ञात कर लिए थे। ठीक है, अब यदि हमें इनमें से किसी एक कोण का मान दिया है और हमें उसके जो शेष 7 एंगल हैं उनके मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है अगला वो इस प्रकार से है। दिया है एंगल 2 = 70 डिग्री। सपोज एंगल 2 का मान 70 अंश है, तो शेष सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि सम्मुख चित्र में या दिए गए चित्र में कोण 2 = 70 डिग्री है, तो शेष सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले और वो डिटेल दे देगा कि दिए गए चित्र में L और M, दिए गए चित्र में L और M समांतर रेखाएं हैं, N एक तिर्यक रेखा है। इसमें यदि कोण 2 का मान 70 अंश है तो शेष सभी
कोणों के मान ज्ञात कीजिए। शेष सभी कितने बचे? एक कोण का मान दिया है तो शेष बचे आपका 1 3 4 5 6 7 8, यानी 7 कोण बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखो सबसे पहले तो जब भी कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हमें वो प्रश्न समझ में आना चाहिए। यदि प्रश्न समझ में नहीं आया तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रश्न का समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हम आज लास्ट में आपको एक मैजिक देंगे, मैथ मैजिक देंगे, उसको हमें आपको सॉल्व करना है और कल फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे, बहुत अच्छा एंजॉय वाला मैजिक देंगे, उसमें आपको एक सीख भी मिलेगी। तो गणित का एक हम मैजिक आपको लास्ट में देंगे, उसको ज़रूर आप लोग देख लेना लास्ट में और उसको फॉलो करना आज। और जब कल हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसमें उस टॉपिक पर आगे चर्चा हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है ना सब लोग? अब क्वेश्चन को आपने समझ लिया, एक कोण का मान दिया है, शेष सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो देखो आधा सवाल तो हम सॉल्व कर चुके थे। जब एंगल 2 का मान 70 डिग्री है तो एंगल 4 का मान भी 70 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। एंगल 1 और 2 ये आपस में संपूरक कोण हैं, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 है, क्योंकि ये एल एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एंगल 2 का 70 है तो एंगल 1, अब उसी को हम थोड़ा सा विस्तार से लिखते जाएंगे, जो आप वैसे सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हम चलो एक बार और लिखवा दे रहे हैं। पहले हो गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो एंगल 2 का मान दिया 70, तो एंगल 4 इक्वल टू 70 डिग्री हो गया, एक आंसर आ गया। दूसरा एंगल 1 एंड एंगल 2 ये क्या है? संपूरक कोण हैं, तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2, और 180 माइनस एंगल 2 का मान 70 डिग्री है, तो 180 में से 70 चला गया 110 डिग्री, 110 अंश। ये दूसरी वैल्यू निकल आई। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये फिर से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये फिर से शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो गए ना। तो एंगल 3 का मान जो होगा वही 1 का होगा, तो एंगल 3 बराबर 1 का मान गया 110, तो एंगल 3 भी 110 हो गया है। तो ये हमने इसके 3 निकाल लिए। अब आते हैं इस पे। तो हमने तुम्हें बताया था कि एंगल 1 के संगत है एंगल 8, और संगत कोण आपस में, संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? बराबर। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, यानी तो एंगल 5 का मान कितना हो जाएगा? जो एंगल 1 का होगा। एंगल 1 का हम निकाल चुके हैं कितना? 110। तो एंगल 1 का एंगल 5 पे निकल गया। एंगल 2 की संगत एंगल 6 होगा। एंगल 6 का मान जो होगा वो 2 का होगा, तो एंगल 6 का मान हो गया 70 डिग्री। फिर इसके बाद एंगल 4 के संगत होगा एंगल 8, तो एंगल 8 जो एंगल 4 का मान होगा वही एंगल 8 का मान होगा। तो एंगल 4 का मान 70 है, तो एंगल 8 का मान भी 70 आ गया, तो एक आंसर जी आ गया। फिर आ गया एंगल 3 के संगत हो गया एंगल 7, यानी ये सभी किस नियम से कोण निकल रहे हैं? संगत कोण की नियम से,
क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, जे भी संगत कोण के नियम से, जे भी संगत कोण के नियम से, और ये भी संगत कोण। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 का मान हम निकाल चुके हैं। एंगल 3 का मान 110 था, तो एंगल 7 का मान भी 110 होगा। तो हमारे इस प्रकार से सभी 7 आंसर आ गए। एक पहला आंसर एंगल 4 का मान 70 डिग्री, एंगल 4 का मान 70 डिग्री हो गया। एंगल 1 की वैल्यू हो गई ANS आंसर 110 डिग्री। एंगल 3 का मान 110, ये हो गया आंसर। एंगल 5 का मान 110, एक जे आंसर हो गया। एंगल 6 का मान 70 डिग्री, एक आंसर ये हो गया। एंगल 8 का मान 70 डिग्री, ये एक आंसर ये हो गया। एंगल 7 का मान 110 डिग्री, एक आंसर ये हो गया। इस प्रकार से हमारे एक कोण का मान दिया था और हमने शेष सभी 7 कोण इसमें ज्ञात कर लिए। राइट, समझ में आ गया ना पूरा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, ले लिया। अब हम चलते हैं। हमने बताया था कि आज का टॉपिक इतना ही है और इसके जो क्वेश्चन है और जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं क्लास 6 में, वो एक्सरसाइज पूरी लगा लेना है। जो उसमें एग्जाम्पल दिए हैं वो भी लगाने का प्रयास करना है। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बताएंगे। ठीक है, ओके। और भी अन्य बुक में जैसे NCERT की बुक्स है, ठीक है, तो उस बुक्स में यदि कोई और भी प्रॉब्लम्स हों तो भी आप सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतने ये टॉपिक आपका कंप्लीट माना जाएगा। मैक्सिमम अगर आप RD शर्मा की एक भी मैथमेटिक्स की किताब आती है क्लास 6 की, तो वो भी अगर पढ़ सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट पुस्तक तो है ही, तो पहले उसको सॉल्व करो। अगर 1-2 किताब और मिल जाएं तो उनको भी पढ़ करके हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। आपको हमने बताया था कि हम लास्ट में एक मैजिक बताएंगे, तो उस मैजिक को आज हम आपको बता रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो यानी कल जो वीडियो होगा उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत अच्छा मैजिक है। इसमें ये करना है आपको कि कोई भी आप 3 संख्याएं मान लीजिए। ठीक है, हमें नहीं बताना है, माना कि आपने हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे हमने 128 संख्या मान ली। ठीक है, 3 अंकों की भी कोई भी संख्या मान लीजिए। मान ली, आपको मानना है, हमें नहीं मानना है। ठीक है, और फिर उसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। जैसे हमने 128 मानी थी, 128 को बगल में लिख दिया, तो अब इस प्रकार से 6 अंक की संख्या बन गई 6 अंक की संख्या। इस 6 अंक की संख्या में हम 11 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, और इसके बाद पहले हमें 11 से डिवाइड करना है, फिर 13 से डिवाइड करना है, और जो आपका भागफल आ जाए, ठीक है, फिर हम बताएंगे। पहले आप ये दोस्त इतना आपको प्रूव करना है कि इस संख्या को पहले 3 अंकों की कोई संख्या सोच लेना है और उसको 11 से और 13 से डिवाइड करके देख लेना है। यदि कोई शेष बचता है तो आप बताना, यदि कोई शेष बचता है तो आप बताना, नहीं तो हम फिर उसका आंसर हम बताएंगे। ठीक है, पहले आपको 11 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा उसको 13 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भागफल बचेगा उसको हम फिर वो बताना आप। तो इसके बाद हम आपको ये मैथ मैजिक बताएंगे, और इसी के साथ आप लोग बिल्कुल नियमित पढ़ते रहिए, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं,
और हमारे सभी स्कूलों के बच्चे इसको बहुत रुचि से देख रहे हैं। हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे हैं और कई लोगों के तो ये लग रहे हैं कि गुरुजी आपकी भाषा बहुत सरल और सहज है। कई बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर, हमें बिल्कुल आप इसको प्रक्रिया बराबर चलाते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। अरे कई तो आपके एक अंकल जी का फ़ोन आया था, वो तो बैंक मैनेजर से रिटायर्ड हो गए। उनका ये कहना था कि रेखा और कोण इसको हम आज समझ पाए हैं। तो इस प्रकार से जो है यदि आप लोग रुचि रखते रहेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। ओके, ठीक, राइट।